हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर और मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य क्या थे और उद्देश्य के पहले आपने देखा उसकी आवश्यकता क्या थी। आज हम समझेंगे जॉब कार्ड के बाद की कहानी कि कार्यस्थल पर हमें क्या सुविधा होना चाहिए, ग्राम पंचायतों की, जनपद पंचायतों की, जिला पंचायत की क्या भूमिका है, शिकायतों का निपटारा कैसे होता है और कुछ उपयोजनाओं को भी हम समझेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के संदर्भ का भाग 2। इसको समझने के बाद आप इन दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसके प्रश्नोत्तरों को जो आपकी किताब में दिए हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। अब हम बात करते हैं काम करने की जगह पर सुविधाएं। डेफिनेटली जब हम काम करने जा रहे हैं तो उस कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधाएं हमको प्राप्त होना चाहिए इसके बारे में हम समझ लें। रोजगार गारंटी योजना के तहत जहां पर भी काम खुलता है वहां मजदूरों के लिए कुछ ज़रूरी सुविधाओं को तय किया गया है, जैसे आराम करने के लिए छाया की व्यवस्था हो, साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो, यदि कोई चोट लग जाए तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी वहां पर होना चाहिए। इसके अलावा काम कर रही महिलाओं के साथ में यदि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और उनकी संख्या 5 से अधिक है तो उनकी देखभाल के लिए महिला को अलग से काम पे लगाया जा सकता है। तो यदि हमको लगता है कि महिला अगर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है इस तरह से काम करने के लिए तो हम वही देख के आए पिछले, जैसा कि मैंने बताया पीछे, कि किसी बुजुर्ग को या किसी दिव्यांग व्यक्ति को इस काम में हम लगा सकते हैं देखभाल करने के लिए। अब काम के दौरान अगर किसी मजदूर को चोट लग जाए तो क्या होगा, तो उसके इलाज पूरी तरह फ्री किया जाएगा। यदि कोई अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार उसको मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। अब बात आती है बेरोजगारी भत्ता की। चलिए हमने ये चीज़ समझ ली कि हमने एप्लीकेशन दी रोज़गार के लिए, एप्लीकेशन देने के बाद हमको रोज़गार मिल गया और रोज़गार कर लिया, मजदूरी हमको मिल गई, जो भी समयावधि थी उसमें हमको हमारे मजदूरी प्राप्त हो गई। अब क्या होगा यदि हमने रोज़गार पाने के लिए पंचायत में आवेदन दिया और पंचायत में रोज़गार उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या होगा? तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। चलिए देखते हैं ये भत्ता कैसे मिलता है। काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम ना मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होती है, परंतु एक परिवार को न्यूनतम दर पर प्रदाय की गई मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान की गई राशि दोनों का योग 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो सकता है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि यदि आपने रोजगार के लिए आवेदन दिया, 100 दिन के लिए आपको रोजगार की गारंटी है, आपने 50 दिन रोजगार किया, 50 दिन काम किया और बाकी के 50 दिन आपको काम नहीं मिला, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरे 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। आपको वो 50 दिन की मजदूरी तो दे दी गई है, अब शेष 50 दिन में जितने दिन आपको काम नहीं मिलेगा उतने दिन के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ना कि पूरे 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता। ठीक है ना। रोजगार की मांग करने वाला व्यक्ति यदि योजना अंतर्गत दिए गए कार्य को नहीं करता है और सूचना मिलने पर 15 दिन के भीतर उस कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है और क्रियान्वयन एजेंसी की अनुमति के बिना लगातार 1 हफ्ते तक या अधिक अवधि, और यदि हम और जोड़ लें तो पूरे माह में यदि 1 सप्ताह से ज़्यादा एब्सेंट रहता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत 3 माह तक बेरोजगारी भत्ते की मांग करने का अधिकार नहीं है। देखिए, हमने अगर रोजगार की मांग के लिए आवेदन दिया और रोजगार नहीं मिला तब तो 15 दिन तक वेट करना होता है। जो वेटिंग टाइम है वो 15 दिन का है। 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो 16वें दिन हम बेरोजगारी भत्ता हासिल करने के पात्र हो जाते हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर अगर हमको सूचना मिल जाती है कि फलानी जगह पर आपको रोजगार उपलब्ध है, कार्य उपलब्ध है, और हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए तो हमारा फॉल्ट है, हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। यदि हम महीने में 1 हफ्ता भी एब्सेंट रहे बगैर सूचना के तो भी हमको बेरोजगारी भत्ते पाने की हकदारी नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्या भूमिकाएं हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। ग्राम पंचायत,
जनपद पंचायत और जिला पंचायत तथा राज्य स्तर की भूमिकाएं। गाँव में इस योजना को लागू करने में ग्राम पंचायत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। भाई चूँकि ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है ये, तो ग्रामों की भूमिका, ग्राम पंचायतों की भूमिका तो होगी ही। क्या भूमिका है चलिए देखते हैं। परिवारों का पंजीकरण करना और जिन परिवारों का नाम लिखा हुआ है उनको जॉब कार्ड देना, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का पहला काम है कि सारे परिवारों को बीपीएल आधार पर सर्वे करते हैं, उनका नाम लिस्टेड करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद उनको जॉब कार्ड देते हैं। जॉब कार्ड के आधार पर लोग आवेदन देते हैं तो उनको आवेदन को स्वीकार करना पड़ता है ग्राम पंचायत को, और फिर उनको जानकारी देते हैं कि आपको कब और कहाँ काम मिलेगा, ये जानकारी उनको देना होती है। ग्राम सभा के फैसले के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना। अब ग्राम सभा ने मान लो निर्णय ले लिया है कि यहाँ पर नया काम खोलना है, तो उन प्रस्तावों को ग्राम पंचायत को तैयार करना होता है कि अब इस कार्य को हम कैसे लें या कैसे तैयार करें। अब जो काम होना है उस काम का पूरा अनुमान सब इंजीनियर द्वारा तैयार करवाना, ये भी काम ग्राम पंचायत का। एक बजट बनाना ज़रूरी है कि काम में कितनी मजदूरी लगेगी, कितनी सामग्री लगेगी या अन्य मद में खर्च होने वाला जो अनुमानित व्यय है वो कितना होगा, ये आकलन करना का काम भी ग्राम पंचायत का है। जनपद पंचायत के सीईओ या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर काम को शुरू कराना। जब ये पूरा बजट तैयार हो गया, काम करने की अनुमति मिल गई, तो उस जो मंजूर काम है उसको शुरू कराने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होती है। अब जब काम शुरू हो जाए तो अपने क्षेत्र में किए जा रहे कामों की निगरानी करना भी ग्राम पंचायत का दायित्व है। ये तो हो गए ग्राम पंचायत के काम। अब जनपद पंचायत क्या करेगी? जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो है वो योजना को बनाने में और उनको लागू करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जनपद और जिला पंचायत द्वारा काम की निगरानी भी की जाती है। जिले के कलेक्टर जिले में बनने वाली योजना को प्रशासकीय मंजूरी जारी करते हैं और किए गए कार्यों के मूल्यांकन एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करते हैं। कलेक्टर से लेके जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हों, सबकी यहाँ पर अपनी अपनी भूमिका तय की गई है। राज्य स्तर की क्या भूमिका है चलिए हम देखते हैं। तो राज्य स्तर पर कार्यक्रम की योजनाएं, कार्यक्रम का देखरेख, निगरानी के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है। इसका क्या काम है? इसका काम है योजना का संचालन करना और योजना के संचालन के लिए राज्य शासन को एडवाइस देना, साथ ही साथ केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के साथ में कोऑर्डिनेशन करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू संचालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी किसको दी है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को। विभाग ने योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना परिषद का गठन किया है और यही परिषद जो है वह सशक्त समिति है जो इस योजना से संबंधित सारे फैसले लेती है और इसी के फैसले जो है अंतिम माने जाते हैं। ग्राम पंचायतें लिस्टेड करते हैं, लोगों परिवारों को रजिस्टर्ड करते हैं बीपीएल सर्वे के आधार पर, जॉब कार्ड इशू करते हैं, जॉब कार्ड के बाद उनके एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन लेने के बाद काम देते हैं, काम देने के बाद में काम की निगरानी करते हैं। ग्राम पंचायत से ऊपर होती जनपद पंचायत, जो कि योजनाओं को बनाने में, उनके लिए फंड वगैरह रिलीज करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला पंचायत भी लगभग यही काम करती है। जिला समन्वय समिति में कार्यक्रम समन्वय अधिकारी कलेक्टर महोदय होते हैं और कलेक्टर की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यह कार्य करता है। अब एक चीज़ जरूरी है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक बहुत अच्छी चीज़ है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग। मतलब किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो वह कार्य क्या अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए इसमें सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए हम जान लें, समझ लें सामाजिक अंकेक्षण आखिर है क्या। किसी भी कार्य अथवा योजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसका अंकेक्षण, उसकी ऑडिटिंग। चलिए हम समझ लेते हैं सामाजिक अंकेक्षण का आखिर महत्व क्या है। पहला है योजना में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता से आशय है कि योजना के संपूर्ण तत्वों की जानकारी सभी को हो और कोई बात छुपी ना रहे। पारदर्शिता के कारण जो भी काम होता है वह बड़ी खुली किताब की तरह होता है। अतएव ना तो जनता अंधकार में रहती, ना ही योजना में किसी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश रहती। दूसरा है आम जन की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका। सामाजिक अंकेक्षण से योजना में आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है।
इससे क्या होता है, लक्षित समूह के साथ चर्चा भी हो जाती है। कुछ व्यक्तिगत साक्षात्कारों के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए बहुत सारे विवरण भी प्राप्त हो जाते हैं, जिनका कि इसमें प्रावधान किया गया है सोशल ऑडिटिंग में। उत्तरदायित्व का बोध कराने में सहायक होता है सामाजिक अंकेक्षण। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन का भार सौंपा गया है। मजदूरों की भागीदारी का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। अतः सामाजिक अंकेक्षण उन्हें उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए जागरूक बनाता है। सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से जो व्यक्ति अब जो मजदूरी कर रहा है वह व्यक्ति उसी गांव का निवासी है और उस गांव में यदि किसी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है तो वह उसको यह उत्तरदायित्व का बोध कराया जाता है कि यह आपके गांव का काम है, आपके गांव में उपलब्ध काम है, आप जितना अच्छा करेंगे आपके गांव का उतना अच्छा विकास होगा। तो यह सामाजिक अंकेक्षण में ये बातें निकल के आती हैं कि क्या वास्तव में जो मजदूरों की भागीदारी है वह उत्तरदायित्व बोध के साथ हो रही है या नहीं। इससे योजना को अपडेट करने में मदद मिलती है। चौथा, अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सहायक। सोशल ऑडिटिंग से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने में सहायता मिलती है और वे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। योजना को प्रभावशाली बनाने में सहायक और महत्वपूर्ण यह होता है सामाजिक अंकेक्षण। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंकेक्षण के कारण कार्यकर्ताओं को काम को ठीक से करने का और समय पर पूरा करने का एक भय रहता है, और यदि चलो भय नहीं भी है तो काम को सही ढंग से करने के लिए और निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए एक उत्साह भी बना रहता है उनके अंदर। वह योजनाओं का क्रियान्वयन उचित ढंग से होने लगता है। अनियमितताओं को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है सामाजिक अंकेक्षण। यह सामाजिक अंकेक्षण सर्वाधिक महत्व कहाँ पे होता है, योजना के उचित क्रियान्वयन और उसकी इर्रेगुलरिटी, अनियमितताओं को नियमित करने में। समय समय पर जब सामाजिक अंकेक्षण होता है तो इससे कार्यकर्ताओं को मजदूरों की संख्या, कार्य के प्रकार, कार्यों पर किए गए व्यय की राशि, इन सारी चीज़ों का विवरण रखना पड़ता है। और जिससे जब अंकेक्षण होता है तो उस समय जांच की जाती है कि क्या जो इन्होंने बताया है वह वास्तव में सही है। तो जांच में खरा उतरना यह उन कर्ताधर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। अतः योजना का लाभ जिसे मिलना चाहिए उसी को मिलता है और इससे योजना सफल हो जाती है। सोशल ऑडिटिंग एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी योजना को जांचने का, परखने का। सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से यह देखा जाता है कि क्या योजना का लाभ वास्तव में लक्षित समूह के लिए हो रहा है या नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, या तो लोग भय से टाइम लिमिट में काम करते हैं, यदि भय नहीं भी है तो एक उत्साह आता है, ऊर्जा के साथ काम करते हैं कि हमें निर्धारित समयावधि में ये कार्य पूरा करना है। अब यदि गारंटी योजना के दौरान किसी को लगता है कि यहाँ पे अनियमितता हो रही हैं, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो इसकी कंप्लेंट कहाँ की जाए। चलिए हम इसी को जानते हैं कि रोजगार गारंटी योजना में यदि कोई गड़बड़ी या अनियमितता होती है तो उसकी शिकायत कहाँ की जाए और उन शिकायतों का निपटारा किस तरह से होता है। शिकायत निपटाने के लिए समितियां बनाई गई हैं। पहली ग्राम पंचायत स्तर पर हर 6 माह में ग्राम सभा जो है वह किए गए कार्यों की जांच पड़ताल करती है और यदि जांच पड़ताल में उसको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो वह एसडीएम को जांच के लिए प्रस्ताव भेजती है। फिर एसडीएम क्या करते हैं, वो प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद में एक जांच समिति का गठन कर देते हैं। उस जांच समिति में उसी पंचायत का एक पंच भी शामिल होता है, लेकिन ये ध्यान देना आवश्यक है कि वह पंच जो है निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य ना हो। जनपद पंचायत का एक सब इंजीनियर भी उस समिति में होता है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी एनजीओ का एक सदस्य भी उसमें शामिल किया जा सकता है। मतलब एसडीएम एक एनजीओ के मेंबर्स को भी तटस्थ रूप से सिविल सोसाइटी के एक व्यक्ति को शामिल उसमें कर देता है। अब पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य और उस विभाग के अधिकारी भी उस समिति में शामिल कर लिए जाते हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसे ग्राम सभा में पढ़कर सुनाता है कि जांच पे ये कार्रवाई हुई और ये चीज़ सामने निकल कर आई। अब ग्राम सभा को यदि लगता है कि जांच सही हुई है तो विभागीय अधिकारी द्वारा उस मामले को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यदि लगता है कि नहीं, अभी जांच सही नहीं हुई है, इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी अभी है, फिर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, 89 और 92 तथा 100 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है। चलिए अब हम देखते हैं जनपद स्तर पर शिकायतों के निपटारे की क्या व्यवस्था है। कार्यक्रम अधिकारी अर्थात सीईओ जनपद पंचायत शिकायत पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्थात कलेक्टर को लिखता है और कलेक्टर जो है जांच समिति गठित कर देता है। यदि जनपद पंचायत सीईओ की कोई शिकायत है तो वह कलेक्टर उसके लिए जांच समिति गठित करता है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देती है और यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है
तो उस पर विभागीय कार्यवाही संपादित की जाती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। जिला स्तर पर शिकायत निपटाने के लिए कलेक्टर महोदय होते हैं और जिला पंचायत के सीईओ महोदय होते हैं। लेकिन यदि इन्हीं के विरुद्ध कोई शिकायत पाई जाती है तो संभाग आयुक्त अर्थात कमिश्नर एक जांच समिति गठित करता है। दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कमिश्नर करते हैं और संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी को भेज देते हैं। राज्य स्तर पर शिकायतों के निपटारे के लिए मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है। तो इस तरह से जिस भी स्तर पर शिकायत पाई जाती है उसकी जांच उससे वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा की जाती है और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय नियमानुसार संपादित की जाती है। मुख्य तौर पर यदि मजदूरी भुगतान इत्यादि के बारे में कोई गड़बड़ी है तो मास्टर रोल में सुधार किया जाता है, उसे देखा जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिकायत निपटारे के दौरान देखी जाती हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो किए जाते हैं। चलिए उन कार्यों को भी हम देख लें। पहला, जल संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य, सूखा रोकने हेतु रोपण अर्थात और वृक्षारोपण, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य, अनुसूचित जातियां, जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुटुंबों या भूमि सुधार के हितग्राही या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हितग्राही जो स्वयं की गृहस्थी की भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा चाहते हैं, बागवानी, बागान और भूमि विकास की प्रसुविधा चाहते हैं तो ये उनको उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाता है, भूमि का विकास किया जाना, बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा, जल जमाव आदि का काम इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान दिया जाए कि इस योजना में 12 मासी ग्रामीण पहुंच मार्ग भी तैयार किए जाते हैं। केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित कोई अन्य कार्य हो तो उसे भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस तरह से रोजगार गारंटी योजना के तहत ये काम किए जाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी के लिए कुछ उप योजनाओं का निर्माण किया गया है। ये उप योजनाएँ कौन कौन सी हैं इनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रावधान और उस प्रावधान जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की सूची 1 के पैरा 1(4) में सृजित कार्यों की योजना है। जैसे ये दिया हुआ है, सिंचाई प्रसुविधा के लिए कपिलधारा, बागवानी के लिए नंदन फल उद्यान, भूमि सुधार के लिए भूमि शिल्प, बागवानी के लिए रेशम, बागवानी बागान के लिए निर्मल वाटिका, मीनाक्षी। ऐसे ये सामुदायिक कार्य मूलक जो योजनाएं हैं वे हैं शैलपर्ण, वन्या, शस्त्रधारा, निर्मल नीर इत्यादि योजनाएं दी गई हैं। तो इन योजनाओं के माध्यम से भी इन उप योजनाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ग्रामीण जनों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह उनके आर्थिक विकास के लिए एक मील का पत्थर हो सकती है। आखिर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण जीवन में क्या महत्व है, चलिए इसको उपसंहार के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक साथ कई उद्देश्यों को पूर्ति करती है। कैसे? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या के समाधान में यह हेल्पफुल होती है, सहायक होती है। गरीबी दूर करती है, बेरोजगारी दूर करती है और भुखमरी का तो सवाल ही नहीं उठता। ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन नगरीय क्षेत्रों में होता है उसको भी कम करने में यह हेल्पफुल होती है। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है जिसकी वजह से वह परिवार भी आर्थिक संपन्नता को प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण संभव होता है। समाज के निम्न आय वर्ग परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनकी परिसंपत्तियां भी वृद्धि करती हैं। पंचायती राज संस्थाएं जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें ये बड़ी सशक्त और सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम। छठवां बिंदु जो है महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे वनांचलों में रहने वाले ग्रामीण हों, चाहे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण हों, इनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए रोजगार गारंटी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर सके। इस दिशा में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। चलिए, आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से देखा,
समझा और अब बारी है इन 5 प्रश्नों को हल करने की। इन प्रश्नों को आप हल करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।